जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियों एवं निधन के बारे में। इस वीडियो में आपको 10 मार्च 2023 तक अपडेट्स मिल जाएंगे। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी, सो आप क्लास को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्लास में हैंड रिटन नोट्स का यूज किया गया है। मैं आपसे रिकमेंड करता हूं एक बार आप इस पूरी वीडियो से गो थ्रू जरूर करें। केवल हैंड रिटन नोट्स देखकर ही मित्र पूरी क्लास को जज ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी। सो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए CGA कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा SS दुबे। आपको बता दें कि ये भारत के 28वें क्रम के CGA होंगे और भारती दास की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। अच्छा, आप जानते हैं कि CGA और CAG ये दो चीज होती है। आपको बता दें कि CGA का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स और CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो CGA होता है वो कैग यानी CAG के भीतर काम करने की एक पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसी के पद पर SS दुबे को नियुक्त किया गया है भारती दास की जगह पर। ठीक है ना। बात कर लेते हैं CAG के बारे में यानी कैग के बारे में। तो वर्तमान में GC मुर्मू भारत के कैग हैं। ठीक है, देश के पहले CAG कौन बने थे? तो M नरहरि राव। ठीक है, और अनुच्छेद 148 के तहत भारत में कैग की नियुक्ति की जाती है। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को। आप जानते हैं कि ग्राहम रीड जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे, कोच हुआ करते थे, इन्होंने अपने पद से जल्द ही इस्तीफा दे दिया था। तब से ये पद खाली चल रहा था। अब फाइनली इसी पद पर क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। बात करें यदि हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है और जल्द ही इसके भी अध्यक्ष दिलीप तर्की के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड यदि हॉकी के रेगुलेटिंग एजेंसी की बात करें तो FIH के बारे में आप जानते ही हैं। स्थापना 1924 में हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जब स्थापना हुई थी ना तो पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन अब इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम हैं। FIH की बात हो रही है तो यहाँ से दो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी मोहम्मद तैयब इकराम जी के द्वारा FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके सचिव थे VK पांडियन, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और FIH के द्वारा पुरुषों का जल्दी विश्व कप इसी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। जर्मनी की टीम विजेता थी और ये 15वां संस्करण था। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिए। यहाँ पर कोच के रूप में बात हो रही है तो आपको बता दें कि रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, रमेश पवार को। वहीं पुरुष क्रिकेट टीम की कोच की बात करें तो रवि शास्त्री की जगह पर राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बने हैं। बात करें फिक्की की तो फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके भी जल्द ही अध्यक्ष बनाए गए थे शुभ्रकांत पांडा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर महानिदेशक या महासचिव की बात हो रही है तो देखिए एक PIB के बारे में आप सुने होंगे। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसके भी नए महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो राजेश मल्होत्रा को, ठीक है, नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखती हैं, आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं और शैली ओबेरॉय इनका नाम है, जिनको अभी जल्द ही दिल्ली की नई मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं डिप्टी मेयर की बात करें तो मोहम्मद इकबाल को चुना गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिल्ली की ही बात हो रही है तो दिल्ली में जल्दी MCD चुनाव आयोजित किए गए थे, आपने देखा था। तो इसमें सबसे युवा पार्षद के रूप में शिवानी पांचाल को नियुक्त किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये MCD चुनाव था और ये मेयर का चुनाव था। ठीक है ना। तो मेयर में सबसे मतलब नई मेयर के रूप में शैली ओबेरॉय को नियुक्त किया गया है। MCD चुनाव में सबसे युवा पार्षद के रूप में शिवानी पांचाल को नियुक्त किया गया था। मेयर से संबंधित एक बात मैं और आपको बता दूं, केरल में राजेंद्र
आर्यन को नियुक्त किया गया था। ये भारत के सबसे युवा मेयर के रूप में चुनी गई थी। ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है तो आपको जल्दी एक खबर बता दूं, आम आदमी पार्टी अब भारत में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर ली है, और जब इसको राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी के रूप में सम्मिलित किया जाएगा तब देश में कुल अब 8 पार्टियां हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? बता दें आपको कि बॉलीवुड अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, और इनको ही यूनिसेफ इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। कैथरीन रसेल को जल्द ही इसका मतलब प्रमुख के रूप में चुना गया था। ठीक है, हेनरिटा एच फॉर की जगह पर यहाँ पर चर्चित ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हो रही है, तो क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, सौरभ गांगुली को जल्द ही बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अभी प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया था अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। हालांकि इस सूची में अनुष्का शर्मा और सुनील छेत्री जैसे लोगों को ऑलरेडी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी जल्द ही रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पेप्सी ये एक इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, तो याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नाम याद रखें, एमवी सुचेंद्र कुमार। ठीक है, अब बात करें यदि भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1895 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और नवे अध्यक्ष के रूप में मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। एक चीज और आप रिलेट कर लें, भारतीय सेना में दूसरे सीडीएस के रूप में जल्द ही अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय सेना के मोट्टो की यदि बात करें तो इसकी मोट्टो जो है ना वो सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा। ठीक है, यहाँ पर उप प्रमुख की बात हो रही है तो आप एक चीज और रिलेट कर लें, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में अभी मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया था। हाल ही में केनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? सही उत्तर होगा के सत्यनारायण राजू। बात करें यदि केनरा बैंक की, तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बैंकों की बात हो रही है तो देखिए, ICICI बैंक, ठीक है, स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ थे, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की स्थापना भी 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और शशिधर जगदीशन इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, IBA बैंक के दोबारा से अध्यक्ष के रूप में अभी जल्द ही चुना गया था। उनका नाम था अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये वर्तमान में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ भी यही हैं। PNB की बात करें तो स्थापना 1894 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। ठीक है, तो बात करें NHAI की, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का यही फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एक और ऐसा ही संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना मई 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और राजीव कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो NHAI है और एक BRO है। जो NHAI होता है ना, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय, सॉरी, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, वहीं BRO की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में साई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी कमला वर्धन राव। ठीक है, बात करें यदि साई की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका यही फुल फॉर्म होता है, FSSAI। ठीक है, स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। देखिए, ये जो 2008 की बात है ना, जो एक्ट फूड एंड सेफ्टी, जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट आया था 2006 में आया था, और इसी एक्ट के तहत वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में सीईओ की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ जल्दी चर्चे में रहे सीईओ की बात करें तो आपने देखा था कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में जल्द ही
VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन को नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के नए CEO माधवेंद्र सिंह को चुना गया था। ठीक है, और फाइजर इंडिया के नए CEO के रूप में मीनाक्षी नेवतिया को जल्द ही नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें यहाँ से। पूर्व एथलीट जिन्हें मनोनीत सदस्यों के रूप में राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित किया गया है, नाम क्या है? सही उत्तर है PT उषा। ये उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दो बातें मैं बताता हूं इनको। एक तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के सूची से उपाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित किया गया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक कमेटी है IOA, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना आपको बता दें 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसी में जो अध्यक्ष है उनके तौर पर PT उषा को नियुक्त किया गया है। और जो उसी के भीतर एथलीट आयोग है ना, उसमें MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो एथलीट आयोग जो ओलंपिक एसोसिएशन, जो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके भीतर तो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में PT उषा को नियुक्त किया गया है। और इसी के भीतर आने वाले एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो इतनी बातें ध्यान रखें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात हो रही है, देखिए आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस मनोनीत किए गए सदस्यों की सूची में से पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपाध्यक्ष के पैनल के रूप में PT उषा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो आप जानते हैं कि S, R और L के तहत राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा को हम याद करते हैं। S से मतलब संसद, अनुच्छेद 79, और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन है, जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आप याद रखें, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? नाम याद रखें, मिनेश सी शाह। बात करें यदि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में स्थित है। ठीक है, संस्थापक वर्गीज कुरियन है। एक बात मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, लगभग 2-3 साल पहले इसी गुजरात के आनंद में शहद संग्रहालय स्थापित किया गया था। ठीक है ना, और इसके संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे अभी जस्ट। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि डेयरी विकास बोर्ड दूध के लिए जाना जाता है, तो 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो याद रखें, दूध उत्पादन में जल्द ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक के रूप में उभर करके सामने आया था। वर्ष 2014-15 से लेकर और 2021-22 तक यदि हम देखें, तो इस बीच में भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में वृद्धि देखने के लिए मिली थी, 51%। ठीक है, और कुल 22 करोड़ टन का उत्पादन इस बार हुआ है, तो ये एक बड़ी राशि है दूध उत्पादन की। अब बात कर लेते हैं वर्गीज कुरियन की। तो वर्गीज कुरियन को आप जानते ही हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी दूध के उत्पादन के लिए जो श्वेत क्रांति के लिए इनका नाम सामने आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्रांतियों को रिलेट कर लेते हैं। आपने अभी सुना था कि पंजाब में राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया था, झींगा मछली के उत्पादन और लोगों में इसके प्रोत्साहन के लिए, किसानों में। ठीक है, तो याद रखें, जो झींगा मछली था, इसके उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन लाई गई थी। हालांकि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से भी है। मछली के लिए जो क्रांति शुरू की गई थी उसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई गई क्रांति श्वेत ऑपरेशन फ्लड को हमने बताया ही, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल अदर बैकवर्ड क्लास जो कमीशन है, इसके अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखें, हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसकी स्थापना याद रखें, क्योंकि इसकी स्थापना जल्द ही की गई थी और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। 14 अगस्त 1993 को
इसकी स्थापना की गई थी। जिम्मेदार मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। वर्तमान में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो नाम याद रखेगा, प्रीति सूदन। 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की ये आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हीं को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं और उनके भीतर काम करने वाले 10 सदस्य होते हैं। तो इन्हीं 10 सदस्यों के रूप में एक सदस्य, मतलब इन्हीं 10 सदस्यों में एक सदस्य के रूप में प्रीति सूदन को जल्द ही नियुक्त किया गया है। बात करें तो यूपीएससी की, तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ली कमीशन की अनुशंसा पर वर्ष 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक संवैधानिक निकाय है। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है और जल्द ही इसके अध्यक्ष भी मनोज सोनी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। भारत में जो भी हायर रैंक के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नियुक्ति और भर्ती के लिए ये आयोग जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के पुलिस कमिश्नर थे आलोक सिंह, उन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला पुलिस आयुक्त होंगी, ठीक है ना। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित व शास्त्रीय संगीत में पारंगत भजन सोपोरी का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो देखिए, यहाँ से अब तक हमने कुछ नियुक्तियों के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ से नीचे कुछ हमने इंपॉर्टेंट निधन जो 22-23 के दौरान हो गए थे उनको रिलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भजन सोपोरी के बारे में पूछा जा रहा है। ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते थे और काफ़ी पारंगत थे इसमें, इसलिए इनको कुछ उपनाम भी दिए गए थे, जैसे संतूर के संत और स्ट्रिंग के राजा इनको कहा जाता है। यहाँ पर चूंकि संगीत की बात हो रही है तो आपको बता दें कि कथक नृत्य के कलाकार थे बिरजू महाराज, इनका जल्द ही निधन हो गया है। और कर्नाटक की जो लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है, इस यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका नाम था, देखिए माइंड से मेरे स्किप हो रहा है थोड़ा सा, उनका नाम था कुंबले सुंदर राव, ठीक है ना। इनका भी निधन जल्द ही हो गया था, तो याद रखें। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गजल गायक का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो नाम याद रखें, भूपिंदर सिंह, ठीक है। पेट में कैंसर व कोविड-19 के कुछ संबंधित जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। नाम था इनका भूपेंद्र सिंह और गजल गायन के क्षेत्र से इनका संबंध था, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख गायकों की बात हो रही है तो जिनके निधन हुए थे मैं रिलेट कर लेता हूँ। जैसे देखिए, के जल्दी निधन हो गया था, ठीक है। राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी के रूप में भारतीय सिनेमा जगत में काफ़ी प्रसिद्ध चेहरे के रूप में जाने जाते थे, इनका भी निधन हो गया था। बप्पी लाहिड़ी, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जाने जाते थे, इनका भी निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को आप जानते ही हैं। तो इतने प्रमुख निधन यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? ठीक है, तो आप याद रखें कुल 3 बार मुख्यमंत्री इनको चुना गया था। हालांकि राजनीतिक करियर के रूप में इनका एक लंबा सफर रहा है, ठीक है। ये भारत में कई बार संसद भी गए हैं और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है, ठीक है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से रखें। यहाँ पर कुछ राजनीतिक निधन की चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का नाम आप सुने ही होंगे, इनका भी निधन हो गया था पिछले वर्ष। इस वर्ष जल्द ही बिहार के शरद यादव थे, ठीक है, ये भी राजनीतिक व्यक्ति ही थे और इनका भी निधन हो गया था। और बंगाल के एक पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता थे केसरी नाथ त्रिपाठी, इनका भी जल्द ही निधन देखने के लिए मिला था, तो याद रखें। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखें श्याम शरण नेगी इनका नाम था। 106 वर्ष की उम्र में हिमाचल प्रदेश में इनका निधन हो गया था, ठीक है ना। तो इतनी बातें यहाँ से। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना थी ईरान, ठीक है। ईरान में दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति थे जिनका मतलब 60 सालों से न नहाने के कारण निधन हो गया था। तो ये भी बात काफ़ी चर्चे में आई थी। इनका नाम था अमो हाजी, याद रखिएगा नाम अमो हाजी, ठीक है। तो इनका भी निधन हो गया था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र इसे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था इसी वर्ष चुनाव के दौरान। आपने देखा था कि जल्दी हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोजित किए गए थे और
कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उसी समय ये जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में पीएम मोदी की मां का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? नाम याद रखेंगे, हीराबेन। 99 साल की उम्र थी और इनकी उम्र मतलब 99 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, पर चूंकि ये पीएम मोदी की माँ है तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर लिया। नेक्स्ट, किस देश के स्टार फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो आपको बता दें कि इनका संबंध ब्राज़ील से है और ये ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर हैं। अपने नेतृत्व में इन्होंने 3 विश्व कप खेले हैं। ठीक है, तो याद रखें। यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो ये कर्नाटक से थे। इनके बारे में मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप जानते ही हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है, अच्छा जाते जाते इस क्वेश्चन में लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को जाना जाता है जो तमिलनाडु का है, और सबसे नया सात्रिया को जाना जाता है जो असम यानी पूर्वोत्तर भारत के संबंध से मतलब रिलेट रखता है। ठीक है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल से बिलोंग करते। कथकली केवल केरल से बिलोंग करता है, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम। यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना। देखिए जो कथकली है वो केरल से, इतना तो डन है। मोहिनी अट्टम भी केरल से ही है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, तमिलनाडु या केरल। ठीक है, भरतनाट्यम ये केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, मणिपुरी और उड़ीसी 6, कथक उत्तर प्रदेश से और सात्रिया असम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, और भारत में जो लोक नृत्य होते हैं यानी इनकी संख्या बहुत सारी है। कभी विस्तार से इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थी हम लोगों की प्रमुख नियुक्तियां एवं निधन से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये आपके प्रमुख ऑप्शन हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर विस्तार से लिखेंगे। वीडियो कैसी लगी इस बार का फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।